Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this is the day 3 of the free CSIR as well as SET crash course. So in the day 3 video, we will discuss the cell biology question which are very much important. It will be a rapid fire kind of session in which I will provide so many questions along with the explanation and एक क्वेश्चन से और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी. सो स्टे ट्यून. एंड अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड डे का वीडियो नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी लिंक ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन द आई बटन. सो अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड डू वॉच द वीडियो कम्प्लीटली टू गेन इनसाइट्स ऑफ सेल बायोलॉजी. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. एंड अगर आपने PYQ सॉल्व किया है यू विल बी अवेयर दैट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं CSIR में. CSIR के साथ ही साथ क्वेश्चंस सेट एग्जाम में भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स से बहुत आते हैं. तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है अमंग द फॉलोइंग विच इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर. इनमें से कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो है इट इज़ इंसुलिन डिपेंडेंट. सो इट इज़ द GLUT4 that is glucose transporter 4 which is insulin dependent and is responsible for majority of glucose transport into muscles and adipose cells. सो हर बार ये क्वेश्चन आता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स पे किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे ये मैचिंग के फॉर्म में आए C सेक्शन में या फिर इंडिविजुअल पूछे जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट पूछा. एंड दिस इज़ द रीज़न आई हैव इंक्लूडेड दिस टेबल to provide you a quick understanding of the glucose transporter along with the tissue where it is expressed. So यहाँ पे GLUT1, GLUT2, 3, 4. So आपको at least GLUT4 पता होना चाहिए. It is muscle and fat heart expressed transporter. And इसके अलावा आप ये जितने भी दिख रहे हैं वो देख सकते हैं और कौन कौन से जीन्स से एक्सप्रेस होते हैं वो भी मैंशनड है एंड रोल भी मैंशनड है. एंड इसको बहुत अच्छे से करके जाइए, स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं. मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहाँ पे होता है एंड उसका रोल क्या है, प्रोबेबल रोल. सो यू कैन चेक इट आउट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट द साइटोकैलासिन D inhibits the formation of microfilament. Which of the following biological activities will be hindered? Select all that applies. अब ये जो क्वेश्चन है वो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है. अगर ये C सेक्शन में आएगा तो आपको A, B, B, C, C, D इस टाइप के कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शंस मिलेंगे. सो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का बहुत अच्छा ट्रिक ये होता है कि जो गलत है जो ऑप्शन, सपोज अगर मान लेते किसी भी क्वेश्चन का A ऑप्शन गलत है तो जितने भी ऑप्शंस बन रहे हैं लाइक अगर A एंड B दिया है एंड B एंड C दिया है एंड C एंड D दिया है इस टाइप का, तो अगर आपको पता है कि B आपका गलत है तो B गलत है तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ये ऑप्शन भी कट जाएगा, करेक्ट आंसर अपने आप निकल जाएगा. तो आप ये सब ट्रिक्स का यूज़ करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है करेक्ट होने के आपके क्वेश्चंस वो बढ़ जाएगी. सो अप्लाई दीज ट्रिक्स टू मेक अश्योर दैट योर क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड करेक्टली. अब आपको इसमें ये बताना है कि साइटोकैलासिन D से इनमें से कौन सा एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट होगा. तो करेक्ट आंसर है मसल कंट्रैक्शन, amoeboid movement of phagocytic cell and formation of cleavage furrow following telophase of mitosis, यानी कि A, C and D. So ये जो साइटोकैलासिन D है it is abbreviated as cyto D and it is a potent inhibitor of actin polymerization. It inhibits the polymerization of the actin. तो साइटोकैलासिन D जो है ये क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा मसल कंट्रैक्शन को, क्योंकि मसल कंट्रैक्शन भी किस तरह से होता है थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट और अमीबाइड मूवमेंट ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स जो बॉडी में होता है हमारे इम्यूनिटी में एंड द फॉर्मेशन ऑफ द क्लीवेज फरो फॉलोइंग द टीलोफेज ऑफ माइटोसिस. अब जो मसल कंट्रैक्शन है और अमीबाइड मूवमेंट है फेगोसाइटिक सेल का उसमें और इसके अलावा जो क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन है ड्यूरिंग द एंड ऑफ द टीलोफेज, तो ये क्या होता है, ये जो होता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज़ ऑफ द माइक्रोफिलामेंट. इसीलिए अगर माइक्रोफिलामेंट ही इनहिबिट हो गया तो ये एक्टिविटीज़ क्या होंगी, ये एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी. एंड इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, साइटोकैलासिन D इनहिबिट्स ऑल दीज 3. और ये जो साइटोसोलिक ट्रांसपोर्ट होता है, साइटोसोलिक ट्रांसपोर्ट ऑफ वेसिकल्स, ये इनहिबिट नहीं होगा बिकॉज
It can occur along the microtubules. Now question number 3. और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमेशा मेम्ब्रेन पे आता है कि कौन से ऑर्गेनील में सिंगल मेम्ब्रेन होता है और डबल मेम्ब्रेन होता है. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विद रिस्पेक्ट टू दियर सराउंडिंग मेम्ब्रेन सिस्टम विच इज़ द ऑड वन आउट. न्यूक्लियस, इसके पास भी 2 मेम्ब्रेन होता है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास सिंगल मेम्ब्रेन होता है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डबल एंड क्लोरोप्लास्ट के पास भी डबल. तो इसमें ऑड वन आउट कौन सा हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय ओनली अ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम एंड जो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच इज विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू इंटरसेल्युलर जंक्शंस. इंटरसेल्युलर जंक्शंस के बारे में स्टेटमेंट दिया है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इनमें से. सो पहला स्टेटमेंट है द 3 मेजर एडेसिव जंक्शन ऑफ एनिमल सेल आर एडियरेंट जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड हेमिडेस्मोसोम्स. Desmosomes and hemidesmosomes contain epithelial cells to their basement membrane and adjacent cell respectively. Gap junction and plasmodesmata are homologous structure. The junction complexes of gastrointestinal and enterocytes ensures that nutrients are only absorbed through the space between the cells which prevents them absorbing potentially harmful substances. तो ये एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन था किस पे? इंटरसेल्युलर जंक्शंस पे. तो करेक्ट ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए. इनमें से ये स्टेटमेंट गलत था. गैप जंक्शन एंड प्लाज्मोडेस्मेटा आर होमोलोगस स्ट्रक्चर नहीं. द जंक्शन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंटेरोसाइट इंश्योर्स द न्यूट्रिएंट्स आर ओनली एब्जॉर्ब थ्रू स्पेसेस. थ्रू स्पेसेस नहीं होता है, इट इज़ एब्जॉर्ब थ्रू दी सेल्स. इसीलिए ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया. एंड दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. डेस्मोसोम्स एंड हेमिडेस्मोसोम्स कनेक्ट एपिथेलियल सेल टू देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एडजेसेंट सेल रेस्पेक्टिवली. ये दोनों का ही फंक्शन गलत दिया हुआ है. अब जो डेस्मोसोम होता है वो क्या करता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट फॉर्म और इसका फंक्शन ये होता है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सेल टू सेल एडहेशन. सेल टू सेल एडहेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसीलिए ये ऑप्शन गलत था बी वाला, क्योंकि डेस्मोसोम का क्या दिया है? डेस्मोसोम कनेक्ट एपिथेलियल सेल टू देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन में कनेक्ट कौन करता है? हेमिडेस्मोसोम करता है. डेस्मोसोम सेल टू सेल कनेक्ट करता है एंड हेमिडेस्मोसोम क्या करता है? इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट फॉर्म एडेशन बिटवीन सेल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये अलग दे दिया था, यानी डेस्मोसोम का फंक्शन जो था वो हेमिडेस्मोसोम में दे दिया और हेमिडेस्मोसोम का डेस्मोसोम में, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया एंड करेक्ट ऑप्शन हो गया ये वाला. अब ये जो क्वेश्चन है डेस्मोसोम, हेमिडेस्मोसोम, उनके फंक्शंस, कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमेशा CSIR में. या तो ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में पूछा जाता है या फिर पूछा जाता है इसको मैच दी फॉलोइंग फॉर्मेट में, और बी सेक्शन से भी इससे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं. तो ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 5. ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू मेम्ब्रेन लिपिड्स, प्लीज सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाइज. यानी इसमें भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है. सो इसके ऑप्शंस देखते हैं. मेम्ब्रेन लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स. ये गलत है. मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एम्फीपैथिक, यानी उसमें टेल और हेड दोनों होता है और एक पार्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है एंड एक पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है. इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो रॉन्ग है. मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एम्फीपैथिक. एम्फीपैथिक का मतलब होता है कि उनके पास हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों ही एंड्स हैं. यानी कि जो अगर हम बात करें एम्फीपैथिक लिपिड की तो उसमें हाइड्रोफोबिक टेल होता है. द टेल आर, ये होता है हाइड्रोफोबिक एंड जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, दैट इज़ वाटर लविंग. इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्क्रैम्बलेजेस एंड फ्लिपेजेस आर एबल टू कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल बिटवीन द आउटर एंड इनर लीफलेट. यस, स्क्रैम्बलेजेस एंड फ्लिपेजेस का यही रोल होता है. ये दोनों इनर एंड आउटर लीफलेट में क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं फॉस्फोलिपिड्स का. तो ये तो सही है. सी है मेम्ब्रेन लिपिड्स आर एबल टू स्पॉन्टेनियसली मूव बिटवीन द आउटर एंड इनर लीफलेट. ये इनकरेक्ट है बिकॉज ये जो प्रोसेस है वो एनर्जी ड्राइवन होता है एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस. तो ये स्टेटमेंट गलत है. डिफरेंट लिपिड कॉम्पोजिशंस आर फाउंड इन द टू लीफलेट ऑफ अ मेम्ब्रेन. ये भी करेक्ट है. अलग अलग कॉम्पोजिशन मिलता है हमारे दोनों ही लीफलेट में लिपिड का. इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो गया?
एक ये वाला, क्योंकि ये हमारा स्टेटमेंट गलत था, ये भी स्टेटमेंट गलत था, बिकॉज इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस, इट इज़ एनर्जी ड्राइवन प्रोसेस, एनर्जेटिकली अनफेवर्ड होता है। एंड इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन में मैंने ये ब्लॉक में डाल दिया है कि जो दोनों ही लीफलेट हैं इट डिफर इन द लिपिड कॉम्पोजिशन, एंड जो डिफरेंसेस है वो मेंटेन किसके थ्रू होते हैं, स्क्रैम्बलेजेस एंड फ्लिपेजेस के थ्रू, और वो क्या होते हैं, वो लिपिड को ट्रांसफ़र करते हैं इनर एंड आउटर लीफलेट में, और इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन था बी एंड डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर एम्फीपैथिक। इसमें भी मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है, आपको बताना है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो एम्फीपैथिक होता है, यानी कि हाइड्रोफोबिक एंड भी होता है, यानी वाटर हीटिंग एंड वाटर लविंग एंड, दैट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट भी प्रेजेंट रहता है, आपको ये बताना है। सो इसके भी मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट है, ये भी कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन। सो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर ऑल्सो एम्फीपैथिक, फॉस्फोलिपिड्स तो होते ही हैं एम्फीपैथिक, ग्लाइकोलिपिड्स भी, और मेम्ब्रेन स्टेरॉइड सच एज कोलेस्ट्रॉल, सिटोस्टेरॉल एंड एर्गोस्टेरॉल भी एम्फीपैथिक होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, यानी सारे के सारे ही क्या होते हैं, एम्फीपैथिक होते हैं। यानी द पोर्शन ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन इंसर्टेड इनटू द लिपिड बाइलेयर हैव हाइड्रोफोबिक सरफेस, और जो पार्ट एक्सटीरियर में एक्सपोज होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, एंड देयरफॉर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर एम्फीपैथिक, एंड ऑल अदर मेम्ब्रेन लिपिड दैट इज फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड या फिर स्टेरॉइड्स, ये सारे ही क्या होते हैं, ये सारे ही एम्फीपैथिक होते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइक्लिन एंड सीडीके पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। सो क्वेश्चन ये बोल रहा है द सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस से ही सेल साइकिल रन होता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो पहला स्टेटमेंट है साइक्लिन आर दी रेगुलेटरी सब यूनिट वाइल सीडीके आर दी कैटालिटिक सब यूनिट, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। सो साइक्लिन्स जो होते हैं इट इज़ अ फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट कंट्रोल्स द प्रोग्रेशन ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल में कौन सा फेज आएगा, कौन सा फेज होगा, ये सबका जो रेगुलेशन है वो कौन करता है, साइक्लिन करते हैं। सो साइक्लिन जो है वो रेगुलेटरी एक्टिविटी शो करते हैं बाय एक्टिवेटिंग दी साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस, यानी सीडीके एक्टिवेट तभी होगा जब साइक्लिन क्या होता है, बाइंड होता है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन था द लेवल ऑफ साइक्लिन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द सेल साइकिल व्हाइल द लेवल ऑफ सीडीके चेंजेस, ये तो गलत है। लेवल ऑफ साइक्लिन कांस्टेंट नहीं रहता है, इट इज चेंज्ड। ईच सीडीके एसोसिएट विद मल्टीपल साइक्लिन, गलत है। अ साइक्लिन इज एक्टिवेटेड व्हेन अ सीडीके बाइंड्स टू इट, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे सीडीके आना चाहिए था और सीडीके की जगह साइक्लिन आना चाहिए था, इसलिए भी ये ऑप्शन गलत है, यानी अ सीडीके इज एक्टिवेटेड व्हेन अ साइक्लिन बाइंड्स टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस इज रेगुलेटेड बाय। सो जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस यानी सीडीके की जो एक्टिविटीज़ है इट इज़ रेगुलेटेड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइक्लिन, यानी सीडीकेज एक्टिवेट कब होते हैं, जब साइक्लिन, इंडिविजुअल साइक्लिन उनसे बाइंड होते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1, द काइनेजेस आर हेट्रोडाइमर्स विद रेगुलेटरी सब यूनिट दैट इज साइक्लिन, साइक्लिन इज अ रेगुलेटरी सब यूनिट, एंड कैटालिटिक सब यूनिट कौन सा है, सीडीके। इन द एब्सेंस ऑफ साइक्लिन द कैटालिटिक सब यूनिट इज वर्चुअली इनएक्टिव हो, यानी अगर साइक्लिन नहीं होगा तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या होगा, रुक जाएगा, सेल साइकिल का प्रोग्रेशन ही रुक जाएगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसेंशियल फंक्शन इन एस फेज ऑफ द सेल साइक्लिन। अब किस फेज का साइक्लिन एंड सीडीके कौन सा है ये लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज हमेशा हर फेज का सीडीके, साइक्लिन ये पूछा जाता है एग्जाम में। 100% श्योर क्वेश्चन है ये आने के कि ये या तो 2 मार्क्स में आएगा बी सेक्शन में, या फिर ये आएगा 4 मार्क्स में। मैचिंग में भी आ सकता है, सिंगल भी आ सकता है, स्टेटमेंट फॉर्म में भी आ सकता है। तो आपको पहचानना होगा कि इस फेज के कौन से साइक्लिन हैं, कौन से सीडीके हैं। तो मैं पहले बता देती हूँ कि कौन कौन से हैं, आपको एक चार्ट। सो ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या आपको लर्न होना चाहिए कि कौन सा सीडीके और कौन सा साइक्लिन एक्टिव होता है किस फेज में। सो सीडीके 1 और साइक्लिन बी जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी
G2 and M phase. और CDK2 and cyclin A are responsible for S phase. तो इसको कैसे याद रखिए, 2AS, ट्वाइस AS किसके लिए है, S phase के लिए, यानी सेकेंड CDK और cyclin A is responsible for S phase of the cell cycle. उसके अलावा CDK2 और cyclin E, 2E किसके लिए है, G1 S phase ट्रांजिशन के लिए. उसके अलावा CDK4 and 6 as well as cyclin D are for G1 phase. तो ये अलग अलग आपको याद रखना है. सो अभी हमने देखा S phase का कौन सा साइक्लिन था इनमें से, A, D, B या फिर B and D. तो साइक्लिन A was responsible for the S phase. नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी चार्ट से रिलेटेड है. प्रोग्रेशन अक्रॉस G1S बाउंड्री फॉलोड बाय एंट्री इनटू S phase. यानी G1S से S phase की तरफ ट्रांजिशन करना है तो कौन सा साइक्लिन लगेगा. ऑप्शंस दिए हैं CDK4 साइक्लिन D, CDK2 साइक्लिन E, CDK4/6 साइक्लिन DE, CDK4/6 साइक्लिन A. तो अभी जस्ट मैंने चार्ट में मेंशन किया था, टू प्रोग्रेस अक्रॉस G1S इनटू S इज थ्रू दी CDK2 एंड साइक्लिन E, यानी सेकेंड ऑप्शन. यहाँ चार्ट में भी आपको दिख रहा है G1S की तरफ जा रहे हैं तो G1 से S phase की तरफ जा रहे हैं तो किसका कंसंट्रेशन आपको हायर दिख रहा है, साइक्लिन E, CDK2. तो ये किसका था, G1 S phase से G1 टू S phase ट्रांजिशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज CDK2 एंड साइक्लिन E. सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे. सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.